हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपने स्टडीज़ को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है और वीडियो नहीं आई है हमारी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए, हिस्ट्री हमने पढ़ना है। अब सेकंड चैप्टर आपकी बुक का क्लास 12th है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसानों के बारे में पढ़ने वाले हैं और नगरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और किस समय की हम बात करेंगे? हम बात करेंगे 6th BCE से लेकर 6th CE तक का टाइम पीरियड हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने हड़प्पा की सभ्यता के बारे में जाना था। हमने देखा था कि हड़प्पा बड़ा प्रॉस्पेरस होता है और काफ़ी कुछ उसमें ऐसा है जो आज भी हम सोचते हैं कि उस समय लगभग 4000, 3000, 4000 साल पहले की बात थी वो। और उस समय ऐसा कर लेना वाकई हमें आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी वो एडवांस हो गए थे और इतना कुछ उन्होंने उस टाइम पीरियड में कर दिया था कि हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली ये एक बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन थी। लेकिन हुआ क्या, 2600 BCE में तो आ गई थी। हड़प्पा जो आया था 2600 BCE में आया था, लेकिन 1900 BCE में आते आते कहीं ना कहीं ये सिविलाइजेशन का अंत हो जाता है। अब इतना पुराना समय है, 2000 3000 साल पुरानी कहानी है, तो हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता कि क्या हुआ था कि इतनी प्यारी सिविलाइजेशन का अंत हो गया। तो हमारे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट, जो हमारे कुछ इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि फ्लड्स आ गए थे, बाढ़ आ गई थी। कुछ का कहना है कि नदियां सूख गई थी। कुछ का कहना था कि नदियों का चैनल चेंज हो गया था। कुछ का कहना था कि डिफोरेस्टेशन हो गया था, पेड़ काट दिए गए थे, जंगल नष्ट हो गए थे। लेकिन एक सही आंसर नहीं पता, क्योंकि 1900 के बाद, 1900 BCE के बाद जहां पे हड़प्पा कायम रहा, वहां पे उसके बाद क्या हुआ कि हड़प्पा का जो इन्फ्लुएंस था, वहां का जो मटेरियल कल्चर था, वहां के जो पॉट्स थे, जो वो कारीगरी करते थे, उन सब का अंत होने लगा। तो बाद में वो चीजें नहीं मिली और इस प्रकार से ये सिविलाइजेशन खत्म हुई। देन हमने ये डिस्कस करा था कि कैसे इतिहास को जोड़ा गया, कैसे हमें इन हड़प्पा के बारे में पता चला। तो बहुत टफ था हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये एक आइडिया लाना हड़प्पा का। और कुछ एविडेंसेस हड़प्पा से ऐसे भी मिले हैं जो काफी हमें आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे शिव जी के बारे में हम सब जानते हैं, है ना। और देखिए, जो हमारे वेद लिखे गए, पहला वेद जो लिखा गया था वो ऋग्वेद लिखा गया था। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पहला जो वेद लिखा गया था इतिहास में, वो ऋग्वेद लिखा गया था। और एक और बात बता दूं, ऋग्वेद कब से लिखा गया था? 1500 BCE से और 1000 BCE के बीच ये वेद लिखे गए थे। मतलब हड़प्पा के बाद लिखे गए थे। पहले हड़प्पा की सभ्यता आ गई थी और उस सभ्यता के बाद ये ऋग्वेद को लिखा गया था। लेकिन फिर भी, और ऋग्वेद में एक शब्द लिखा गया रुद्र करके। ऋग्वेद को अगर आप ढंग से स्टडी करते हैं कोई तो ऋग्वेद में एक शब्द आता है रुद्र। और रुद्र शब्द बाद में चलकर जो हमारा पौराणिक ट्रेडिशन बनता है, जो सनातन धर्म बनता है, उसमें हम इसको आदि योगी कह देते हैं। आगे चलकर ये रुद्र हमने शिव जी की तरह ले लिया और इसी रुद्र को हमने शिव जी मान लिया। लेकिन जो ऋग्वेद में रुद्र लिखा गया था वो वैसा नहीं दिखाया गया था जैसे आज हम शिव जी को देखते हैं, है ना। जैसे हम शिव जी को आज पशुपतिनाथ की तरह देखते हैं ना, कि वो लॉर्ड है ना। एनिमल्स के जो है लॉर्ड हैं, उनके आसपास जानवर होते हैं, बैल है ना, नंदी गाय होती है। लेकिन ऐसा रुद्र में उस समय नहीं लिखा गया था। लेकिन अगर आप हड़प्पा की सभ्यता को देखते हैं तो वहां पे एविडेंस मिला है हमें शिव जी के सील्स का। शिव जी के सील्स मिले हैं। मतलब एक सील जो मिला है उसमें कहीं ना कहीं शिव जी की फोटो बनी है। प्लस अगर आप हड़प्पा के एविडेंसेस को देखते हैं तो आपको लिंगा करके भी मिलेगा, लिंगास मिले हैं। जैसे जो शिवलिंग होता है वैसे ही शेप में मिला है। लेकिन इस समय तो ना ही ऋग्वेद लिखा गया, ना ही रुद्र का आइडिया आया, ना ही किसी को शिव जी के बारे में पता था। तो ये कैसे आ पाया? हड़प्पा ने इस स्क्रिप्ट को, इस आइडिया को, है ना, बिल्कुल शिव जी की तरह वो रिजेंबल करते हैं, ऐसा कैसे बना लिया? शिव जी को अपने सील्स में कैसे बना लिया? अपनी कारीगरी में कैसे उनका चित्र बना लिया? क्योंकि हड़प्पा के लगभग 400 सालों के बाद रुद्र का आइडिया आया है, शिव जी का आइडिया आया है। इन्होंने, हड़प्पा ने बहुत पहले ही ये चीज करके दिखाई। तो आज भी हम एक आश्चर्यचकित उसमें है, जोन में है। हम नहीं जानते कि इन्होंने कैसे इस चीज का आइडिया लगाया, कैसे भाई इन्होंने पता लगा लिया, कैसे अपनी कारीगरी में ये चीज ला पाए। तो 400 साल मायने रखते हैं, काफी मायने रखते हैं, और हमें नहीं पता कि कैसे हुआ। तो आज भी
हम एक डिलेमा में है ना। अगर आप हड़प्पा की स्क्रिप्ट को देखते हैं, लिपि को देखते हैं, तो वो नहीं डिसाइफर हुई है, नहीं वो जानी गई है, बड़ी पिक्टोरियल है, चित्र काफी बने हैं उसमें, लेकिन एक सही आइडिया हड़प्पा का भी नहीं मिला है। और हमारे जो इतिहासकार हैं वो लगे हैं एक आइडिया ढूंढने में, एक राह ढूंढने में लगे हैं, हड़प्पा का एक सही स्टोरी को डेवलप करने में लगे हैं, और बहुत सालों से लगे हैं, अभी भी लगी रहे। तो इतना कुछ हमने पहले चैप्टर में देखा था। अब हमने बात करनी है कि जब हड़प्पा खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए, हड़प्पा लगभग 1900 बीसीई में खत्म हो गया। अब हम आ रहे हैं 6 बीसीई में, लगभग 1500 सालों के बाद की हम बात कर रहे हैं। और इन 1500 सालों में जब हड़प्पा खत्म हो गया था, इसकी सिविलाइजेशन नष्ट हो गई थी, इन 1500 सालों में हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बड़े चेंजेस आते हैं। जैसे हड़प्पन्स को कॉपर का तो नॉलेज था, लेकिन आयरन का ज्ञान इन्हें नहीं था। और आयरन का नॉलेज हड़प्पा के बाद ही आता है, लोहे का ज्ञान लगभग 1000 बीसी में आ जाता है। तो क्या हुआ, मेगालिथ देखने को मिले। अब मेगालिथ क्या होता है? मेगालिथ बेसिकली क्या था, बरियल स्ट्रक्चर्स, स्टोन के स्ट्रक्चर्स होते थे, और जो अगर कोई मर जाता था इंसान तो उसे बरी करने में इसका इस्तेमाल होता था। और जो बरियल मिला है हमें, है ना, जो मरा हुआ जो शरीर मिला है, उसमें आयरन के टूल्स भी रखे गए हैं, आयरन के वेपन्स भी देखे गए हैं। तो ये क्या सजेस्ट करते हैं कि इनको आयरन का नॉलेज आ गया था, और मेगालिथ का कंसेप्ट भी आ गया था। अगर मैं सेंट्रल भारत की बात करूं और दक्षिण भारत की बात करूं, साउथ की बात करूं, तो सेंट्रल और साउथ इंडिया में ये देखने को मिला। उसके साथ साथ पेस्टोरलिस्ट होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, जो जानवरों को डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं, ऐसी सेटलमेंट आने लगी, जैसे डेक्कन में आने लगी, आप देखेंगे साउथ के एरिया में आने लगी। तो यहाँ ये सेटलमेंट पनपने लगी, जो चरवाहे होते हैं, ग्वाले होते हैं, जो जानवरों को डोमेस्टिकेट करते हैं, ऐसी सेटलमेंट आने लगी। उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट भी हमारे भारत में डेवलप हुई, हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी आता था भारत में, अफगानिस्तान का कुछ पोर्शन भी था। तो एग्रीकल्चरल जो सेटलमेंट है वो भी आने लगे, कृषि के आबादी बनने लगी, कृषि एक सही वे में होने लगा। और ये नॉर्थन इंडिया में आप देखेंगे, कर्नाटका में देखेंगे, और डेक्कन का कुछ पोर्शन है, तो यहाँ पे भी ये चीजें आने लगी। लेकिन इन सब बदलावों में सबसे बड़ा जो बदलाव आता है वो आता है राज्यों का निर्माण होना, स्टेट्स आ गए। और इतिहास में ये पहली बार देखा गया कि राज्य का निर्माण हो रहा है, स्टेट्स बन रहे हैं। हड़प्पा में ऐसा नहीं था, हड़प्पा में तो केवल लोग रहा करते थे, कोई स्टेट वेट नहीं था कि सिस्टमैटिक वे से ये स्टेट बन गया हो, या ये स्टेट बन गया हो, ये राज्य बन गया हो, ऐसा नहीं था हड़प्पा में, है ना। लोगों ने एक सेटलमेंट बना लिया था, एक साइट बना ली थी रहने की, और ऐसे वो काम करते थे। लेकिन एक पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो राज्यों का निर्माण होना ये सबसे बड़ा चेंज है इस समय का, और ये 6th सेंचुरी बीसीई का एक लैंडमार्क है। इतिहास में ये जो डेट है याद रखी जाती है, क्योंकि इस समय ही स्टेट्स आए, राज्यों का निर्माण हुआ, और ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट था हमारे भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में। तो हुआ क्या, बेसिकली एक इंसान थे बड़े फेमस, वो एक ऑफिसर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे। और हमारा जो एपिग्राफी है, एपिग्राफी आप जानते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस होती है उसकी स्टडी करना। इंस्क्रिप्शंस रॉक सरफेस में, है ना, किसी हार्ड सरफेस में इनग्रेविंग हो जाती है, कुछ लिख दिया जाता है। तो विजुअली जो इंस्क्रिप्शन है एक परमानेंट हमारे पास एक एविडेंस की तरह होता है। तो हमारी एपिग्राफी में बड़ा चेंज आता है 1830 के दशक में, और एक डेट है 1838। ये साल बड़ा फेमस साल होता है इस स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करने में, क्योंकि एक्चुअली एक बहुत फेमस ऑफिसर थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ऑफिसर थे, जब हमारे देश में अंग्रेजों का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसके एक ऑफिसर थे हमारे जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप क्या करते हैं, वो जो ऑफिसर होते हैं क्या करते हैं, 1838 में 1838 में 2 स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर देते हैं। और उन 2 स्क्रिप्ट्स का नाम था ब्रह्मी, एक ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, ब्रह्मी लिपि है, और एक है खरोस्ती लिपि। इन दोनों लिपियों को वो रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ब्रह्मी और खरोस्ती की स्क्रिप्ट्स को, इन लिपियों को। और ये दोनों ही लिपियां आप देखेंगे अशोका जो राजा थे उनके समय में काफी लिखा गया था। और जो प्राकृत भाषा है आपने सुनी होगी, प्राकृत जो लैंग्वेज है उसमें ये लिपि काफी इस्तेमाल होती थी। तो जब ये चीजें होती हैं तो बहुत
हम कुछ अशोका के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्राकृत भाषा में भी ब्रह्मी और खरोष्ठी में लिखा गया है। तो इस चीज से जब जेम्स प्रिंसेप साहब ये डेवलपमेंट कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, तो अशोका का ज्ञान हमें बहुत मिलता है। मौर्यन साम्राज्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मौर्य क्या था, और जो इनिशियली प्रारंभिक स्तर में जो एक एम्पायर बन रहा था, एक किंगडम बन रहा था, उनकी स्टडी भी होने लगती है। तो ये जेम्स प्रिंसेप साहब हमारी भारतीय एपिग्राफी में बड़ा चेंज लाती है। और इससे क्या होता है, इसके बाद जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उनको भी एक सही वे मिल जाता है, उनको भी एक रास्ता मिल जाता है चीजों को सही से समझने का, क्योंकि डेवलपमेंट हो चुका था, स्क्रिप्ट्स हमने जान ली थी, तो अब एक सही वे से, एक अच्छे कंसेप्ट से चीजों को समझा जा रहा था। तो जेम्स प्रिंसेप साहब क्या करते हैं, जब इन स्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं जो ब्रह्मी और खरोष्ठी में लिखी थी, तो जब वो पढ़ते हैं तो एक चीज कॉमन देखते हैं कि जो राजा है, जो किंग है, उसे क्या बोला क्या बोला गया है वहां पे, राजा को बोला गया है पियादसी। राजा की जगह जो है पियादसी का इस्तेमाल करा गया है। अब ये पियादसी क्या होता है? पियादसी का मतलब है प्लीजेंट टू बिहोल्ड। इसका मीनिंग होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड। मतलब ये एक तरीका था इन लोगों का राजा को रेफर करने का। प्लीजेंट टू बिहोल्ड मतलब बिहोल्ड करा है, वो राजगद्दी संभाली है, उसके लिए काफी ये एक सही आदमी है, प्लीजेंट है काफी। तो ये एक कंसेप्ट था, राजा को पियादसी के नाम से बोला गया, या बाकी स्क्रिप्ट्स में राजा को अशोका ही कहा गया है। और अशोका वाकई मैं कहूंगा बड़े महान सम्राट आते हैं हमारे अर्ली इंडिया में। जो हमारा प्राचीन इतिहास है भारत का, उसमें सबसे फेमस राजाओं में से एक थे आपके अशोका, जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीजें होने लगे, ये सब डेवलपमेंट्स आने लगे, और ऐसे करके स्टेट्स आए और काफी चीजें यहाँ से होने लगती है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे स्टेट्स के बारे में, है ना, कि स्टेट्स कैसे आए, है ना, पता कैसे चला हमें इन राज्यों के बारे में। तो इन स्टेट्स को बोला गया है महाजनपदास। क्या बोला गया है? महाजनपदास के नाम से इन राज्यों को बोला गया है। और जो 6th सेंचुरी BCE का पीरियड है, ये एक लैंडमार्क पीरियड है। इस समय क्या होता है, स्टेट्स तो आते हैं, साथ साथ में बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दो धर्म भी आगे आते हैं, ये दोनों फिलोसफीज भी आगे आती है। लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड बुद्धा, ये आगे आते हैं, ये धर्म यहीं से बनता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्ध और जैन का धर्म है, और ये दोनों ही धर्म इसी टाइम पीरियड से आते हैं, इसी समय से डेवलप होते हैं, और ये आइडिया, ये फिलॉसफी यहीं से आगे आती है। तो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट के जो टेक्स्ट मिले हैं हमें, जो हमें टेक्स्ट मिले हैं, उन टेक्स्ट में इन महाजनपदास को बताया गया है, इन राज्यों के बारे में बताया गया है। ऑल्दो जो लिस्ट है वेरी कर दी है, मतलब बुद्धिज्म में थोड़ा अलग है, जैनिज्म में थोड़ा अलग है, लेकिन जो कॉमन देखा गया है वो क्या देखा गया है कि जो कुछ कॉमन राज्यों के नाम उसमें बोले गए हैं। जैसे पंचाला एक राज्य आता है प्रारंभिक भारत में, उसका जिक्र है। कुरु, है ना, जहाँ पे महाभारत आती है ना, पांडवास कौरवास का युद्ध होता है, तो कुरु इंद्रप्रस्थ के पास था, दिल्ली के आसपास के एरिया में था, तो कुरु है। गांधारा एक स्टेट था। ये कुछ स्टेट्स हैं। ये जो महाजनपदास हैं उनके कुछ नाम हैं, और लगभग टोटल कितने थे, लगभग 16 राज्य आते हैं, पहले 16 महाजनपदास आते हैं, और उनमें से कुछ नाम ये हैं, जैसे पंचाला एक राज्य है, कुरु एक राज्य है, गांधारा एक राज्य है, वज्जी आप देखेंगे, वज्जी भी एक राज्य है, कोशाला है, कोशाला है, अवंती है, और छेदी है, आप देखेंगे मत्स्य है, और ऐसे ही बहुत सारे राज्य हैं। लगभग 16 ये राज्य हैं, जिसमें से कुछ मैंने आपको बताया, अवंती है, और ये सारे राज्य हैं। तो ये टेक्स्ट में मिले हैं। मगध है, आप मगध भी देखेंगे, छेदी है। तो ये बहुत सारे राज्य हैं जिनका हमें जिक्र मिला है, लगभग 16 राज्य हैं, और ये राज्य हमें बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट से इनके बारे में पता चला है। अब बात ये आती है कि ये इनका शासन कैसे होता था, क्योंकि बहुत प्राचीन बात है, अभी ये चीज आई है ना, तो चीजों को एक सिस्टमैटिकली वे से चलाना, है ना, प्रशासन को कैसे संभालना, ये बड़ा प्रश्न सामने आता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो मैक्सिमम ये राज्य है उसको राजा ही रूल करता है, किंग आता है। तो यहां से देखिए किंग का आइडिया भी आ रहा है। अगर आप हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा में कोई राजा नहीं था, नहीं पता है आज,
आज तक नहीं पता है कि हड़प्पा को कोई संभालता था या नहीं संभालता था, एविडेंस ही नहीं है राजे का। लेकिन यहां से 6वीं BCE से राजा का भी आइडिया आ रहा है। किंग्स रूल करा करते थे और बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो ओलिगार्कीज थे। क्या थे? ओलिगार्कीज। अब ओलिगार्की का क्या मतलब होता है कि कलेक्टिवली 3-4 राजाएं जो हैं कलेक्टिवली जो है स्टेट को रूल करते हैं। या तो एक राजा करता था जिसकी मोनोपोली होती थी, वो भैया इन राज्यों को रूल कर रहा है, या ओलिगार्कीज होता था, मतलब संघ होते थे बने हुए, है ना, संघास, संघ बने होते थे। जैसे अगर आप गौतम बुद्ध को देखेंगे, लॉर्ड महावीरा को देखेंगे, तो वो इन्हीं संघ से आते थे। उनका जो राज्य था बुद्धा का और जैनिज्म में महावीरा का, वो संघ था। वहां पे कलेक्टिवली राजाज होते थे और वो रूल करा करते। जैसे लैंड है, जमीन है, तो कलेक्टिवली राजा आएगा और उस जमीन में कंट्रोल करेगा। तो ऐसा एक सिस्टम था जिसमें इन संघ गणा होते थे, है ना, इन गणाज में, इन संघ में ओलिगार्कीज होती थी या राजा ही रूल करता था। तो ये सिस्टम था रूलिंग करने का। और बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो आपके महावीरा और बुद्धा है वो ऐसे ही संघ में आते हैं, ऐसी ही गणा में से वो आते हैं। जैसे वज्जी हमने जिक्र करा, तो वज्जी भी एक गणा था, एक संघ था वज्जी। वज्जी में भी 3-4 राजा थे, काफी राजा थे, और वो एक साथ मिलकर राज्य को संभालते थे, रूल करा करते थे। तो ये आइडिया यहाँ से सामने आता है और ऐसे करके एक प्रशासन का एक प्रारंभिक स्तर यहाँ से विकसित होता है। एक प्राइमरी लेवल में डेवलपमेंट होता है और राज्यों को संभालना, उनको अच्छे से रूल करना, रिसोर्सेस को मैनेज करना, ये कैसे पता चला? आइए जरा इसके बारे में जिक्र करते हैं कि राजा का क्या काम है, राजा का जो अधिकार है किन किन मुद्दों में होगा, कौन राज्य कर सकता है। तो ये यहाँ से हम समझने वाले हैं कि पता कैसे चलता था कि यही राजा बन सकता है ना। भाई बहुत रोचक प्रश्न है ये कि कौन राजा बन सकता है। तो एक्चुअली क्या होता है, इसी समय से 6th सेंचुरी BCE से जो हमारे ब्राह्मण्स होते हैं, जो संस्कृत टेक्स्ट होते हैं, वो धर्म सूत्राज लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे ब्राह्मण लोग धर्म सूत्र बनाना शुरू कर देते हैं इसी समय से। 6th सेंचुरी BCE से जो हमारे ब्राह्मण्स हैं वो धर्म सूत्राज बनाने लग जाते हैं, धर्म सूत्र का निर्माण होने लगता है। और इन धर्म सूत्र में यही बताया गया था कि राजा कौन बन सकता है, व्यापार कौन बन सकता है, व्यापारी कौन बन सकता है। तो बेसिकली यहीं से जो हमारा समाज है वो जाति में बंटने लगा। आपने वर्ण सिस्टम सुना होगा, है ना, जातियों के आधार पे लोगों को बांटा गया। और यही समय था जब वर्ण सिस्टम आ गया, समाज को 4 उसमें बांट दिया गया, 4 गुटों में बांट दिया गया। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का एक संघ था, एक ग्रुप था, एक क्षत्रिय था, एक क्या था, वैश्य था, और एक था शूद्र। तो इन 4 उसमें हमारे समाज को जो बांटा गया, ये यहीं से बटा। 6th सेंचुरी BCE से ही हमारा समाज इन 4 में बढ़ जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। जिसमें ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण वेद को पढ़ेगा, इसका प्रचार प्रसार करेगा, है ना, राज्य के कुछ महत्वपूर्ण जो डिसीजंस है उसमें अपना आइडिया देगा। क्षत्रिय राजा होते थे, राजा जो है क्षत्रिय ही बनते थे नॉर्मली। वैश्य क्या होते थे, ये व्यापारी होते थे, किसान है, कोई व्यापार करना है, ये सब वैश्य का काम होता था। और शूद्र सबसे नीचे होता था। शूद्र क्या करता था, इन तीनों ही की सेवा करता था, उसका एक सर्विट्यूड का भाव होता था, वो सेवा ही करने के लिए एक ग्रुप बनाई गई थी अलग से, साफ सफाई ये सब। तो यहाँ पे समाज को ऐसे बांटा गया, इन धर्मसूत्रा ने ऐसे ही समाज को बांटा। और ये धर्मसूत्रा ही बताते थे कि केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। और यहीं से यह आइडिया आता है कि क्षत्रिय ही राजा बनते थे। और राजा का क्या काम होता था, ये ब्राह्मण्स बताते थे कि उनको टैक्स देना होता था, कर वसूलना होता था, पीजेंट से, आर्टिसन से, और जो बाकी जनता है उससे टैक्स देना होता था। अब क्या जो जनजातीय लोग होते थे, जो ट्राइबल लोग होते थे, जो फॉरेस्ट में रहा करते थे, क्या उनसे भी लिया जाता था, हमें नहीं पता। लेकिन मोटा मोटा आइडिया हम यही लगा सकते हैं कि राजा का काम बेसिकली टैक्स को लेना होता था, रिसोर्सेस को अच्छे से बांटना होता था, कुछ पे कंट्रोल करना होता था, ये सब राजा करता था। और ब्राह्मण उन्हें उपदेश देता था। और यही कुछ यहाँ से सामने आता है, तो यहीं से धर्मसूत्र बनते हैं। आप एक नाम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मनुस्मृति करके। तो मनुस्मृति भी एक टेक्स्ट है, वो 2nd सेंचुरी BCE से 2nd BCE के आसपास, CE के आसपास उसको लिखा गया था। और उसमें भी काफी चीजें बताई गई है। तो ये हमारा पुराण जो है, पुराणिक ट्रेडिशन जो है, उसमें काफी यहाँ से विकसित ये डेवलपमेंट होता है।
तो ये हमने एक आइडिया लिया स्टेट्स का, धर्मसूत्रा का, कि कौन राज्य कर सकता था, कौन इस कार्यभार को संभाल सकता था, कौन ब्राह्मण होते थे, कौन ये उपदेश देते थे, किसने सर्विस करनी है, किसने खेती करनी है, ये सब यहीं से आता है। और ये जो समय है मैं बता रहा हूँ आपको, प्राचीन भारत के इतिहास का एक सबसे फेमस टाइम पीरियड यही है और इसको काफी प्रेज करा जाता है, काफी इस समय को माना जाता है। तो अब इसके बाद हमने एक स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो जो 16 महाजनपदास हमने देखे ना, जो 16 स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, आप बुक में आपके मैप होगा, आप उसमें देख सकते हैं 16 राज्य। तो इन 16 राज्यों में से एक राज्य की चलो स्टोरी पढ़ते हैं। इनमें से एक राज्य था मगध, आपने नाम सुना होगा, मगध बहुत फेमस राज्य बनता है। तो अब हमने मगध की स्टोरी को उठाना है, मगध के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। और मगध काफी फेमस होता है, काफी पावरफुल, काफी शक्तिशाली राज्य बनता है मगध। तो हुआ क्या, बेसिकली 6th सेंचुरी बीसीई से 4th सेंचुरी बीसीई में आते आते लगभग इन 200 सालों में जो मगध है काफी विकसित होता है, काफी पावरफुल बन जाता है जो मगध है। और कहाँ पे था मगध? बिहार, आप देख रहे हैं आज का जो हमारा बिहार है, वहीं आसपास, बिहार के आसपास ये बसा था और वहीं पे आपका मगध था। तो काफी ये पावरफुल बन जाता है। अब कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि एक्चुअली मगध इतना अच्छा क्यों बन पाया, इतना इसका विकसित की ये क्यों हो पाया, क्योंकि गंगा नदी के आसपास बसा था और गंगा और जो उसकी सहायक नदियां हैं, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो एक रूट देती थी कम्युनिकेशन करने का, लैंड और रिवर का रूट देती थी। तो गंगा से काफी ये प्रॉस्पेरस होता है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, जो कृषि है, वो काफी सपोर्ट होती है, काफी अच्छा यहाँ पे था, क्योंकि वो ये नदियां हैं, काफी पानी है और जो मिट्टी भी थी काफी उपजाऊ होती थी, काफी फर्टाइल होती थी, तो एग्रीकल्चर भी काफी डेवलप होता था। कुछ रीजंस ये थे। और उसके साथ साथ झारखंड के पास ही बसा था, तो झारखंड से काफी आयरन मिल जाता था झारखंड में, क्योंकि बहुत मिनरल्स होते थे, आज भी हैं, पहले भी थे। और झारखंड से ने मगध को काफी आयरन मिल जाता था, जो कि वेपन्स में, जो हथियार होते हैं, इन सब में इसका काफी इस्तेमाल होता था, इसलिए मगध डेवलप होता है। हाथियां, काफी जंगली इलाका था, तो हाथियां भी काफी थे, एलिफेंट्स काफी थे, तो हाथी भी सेना के लिए एक स्तंभ की तरह काम करते थे। तो कुछ रीजंस ये हैं, और ये कुछ रीजंस कहते हैं हमारे इतिहासकार कि इन्हीं चीजों के कारण मगध इतना पावरफुल बनता है। लेकिन जो हमारे बुद्धिस्ट और जैन के थिंकर्स हैं, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के थिंकर्स हैं, उनका थोड़ा अलग मत है इस बात को लेकर कि मगध इतना विकसित कैसे हुआ। उन्होंने कहा ये रीजन तो चलो थे ही, मान ले, और कुछ कारण भी हैं। जैसे मगध के जो राजा थे, जो रूलर्स थे, जो इंडिविजुअल्स थे, जो कार्यभार संभालते थे, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होते हैं, काफी अच्छा ये रूल करते हैं। जैसे बहुत बिंबिसार करके एक राजा इनके आते हैं, बिंबिसार आपने नाम सुना होगा, ये मगध में ही आते हैं, बिंबिसार है। और अजात शत्रु आपने नाम सुना होगा, अजात शत्रु। उसके साथ साथ नंद डायनेस्टी यहाँ पे है ना, फली फूलती है, तो महापद्म नंदा करके एक राजा आते हैं। तो ये सब राजा ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है मगध को इतना विकसित करने के लिए, महापद्म नंदा है ना। इन सब के बदौलत ही मगध इतना विकसित हो पाया है। इनके जो मिनिस्टर्स होते थे, जो मंत्री होते थे, काफी बुद्धिमान थे और काफी अच्छा नियम लाते थे। तो इन सब के कारण मगध जो है विकसित हुआ है। एज अ बुद्धिस्ट और जैनिस्ट ये जो थिंकर्स हैं, जो सोचने वाले हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो बताते हैं कि ये कुछ रीजंस हो सकते हैं मगध के इतने विकसित होने का। तो यहां से एक आइडिया आ रहा है कि मगध काफी प्रॉस्पेरस होता है। और शुरुआती स्तर पे जब 6th सेंचुरी बीसीई में मगध आया ही था, तो मगध की जो राजधानी थी, मगध की जो कैपिटल थी, वो थी राजगीर। राजगीर में ये कैपिटल थी और इसको राजागहा बोला गया है। अगर मैं प्राकृत भाषा में देखूं, इसे जो है राजागहा बोला गया है। राजागहा का मतलब राजगृह है, राजा का घर। तो राजगीर पहले इनकी कैपिटल थी। लेकिन 4th सेंचुरी बीसी में जब ये बिल्कुल पावरफुल बन जाता है, तो ये राजगीर से कैपिटल शिफ्ट हो जाती है पाटलिपुत्र में। तो इनकी नई कैपिटल बन जाती है, नई राजधानी बन जाती है पाटलिपुत्र, जो बिहार के पास है, पटना के पास, मैं कहूंगा पटना के पास आपका पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र में इनकी कैपिटल जो है शिफ्ट हो जाती है। तो ये कुछ एक आइडिया था मौर्य साम्राज्य का
कि ऐसे मौर्य डेवलप होता है, ऐसे वो अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर देता है। और ये एक इनिशियल फेज था, शुरुआती स्तर था मगध के विकसित होने का, क्योंकि अब यहीं से आगे एक साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हम सब जानते हैं मौर्य का साम्राज्य, तो मौर्य का जो साम्राज्य आता है मगध से ही आता है, मगध में ही पहले बनता है और वहीं से फैलता है। तो अब हमने बात करनी है मौर्यन एम्पायर की, जो मौर्य साम्राज्य है, तो मौर्यन एम्पायर की बात करनी है। मौर्य डायनेस्टी के बारे में अब हमने पढ़ना है। तो मगध में ही ये साम्राज्य आता है। 4th सेंचुरी बीसी में जब इतना विकसित हो गया, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा इतना मगध को आगे ला जाते हैं, तो यहीं से मौर्य आता है। अब इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मौर्यन एम्पायर को कौन बनाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, आपने नाम सुना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस अंपायर को बनाते हैं, जिनके गुरु थे कौटिल्य या चाणक्य, ये इनके राजा थे। अब हमने बात करी कि मगध में नंद डायनेस्टी काफी प्रॉस्पेरस थी, तो नंद के बाद ये कैसे हट गए, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे आ जाते हैं? और चंद्रगुप्त मौर्य कोई साधारण व्यक्ति थे, ये किसी राजघराने के नहीं थे, साधारण से व्यक्ति थे। और चाणक्य ने देखते हैं कि इसमें गुण है राजा बनने के, तो चाणक्य इन्हें अपना शिष्य बनाते हैं और आगे चल के राजा बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं चाणक्य? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जो कौटिल्य होते हैं या जो चाणक्य होते हैं, इनका काफी अपमान होता है नंद के कोर्ट में। आइडिया देते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, और जो नंद का राजा होता है वो कहता है ये ब्राह्मण क्या बताएगा, तो काफी प्रताड़ित उन्हें करा जाता है, काफी उन्हें लालचन, काफी उनमें जो है दोष लगाए जाते हैं, उनकी चोटी पकड़ के खींचकर उन्हें अपमानित करा जाता है। तो यहीं से जो कौटिल्य है एक प्रण ले लेते हैं कि मैं नंद डायनेस्टी को हटा दूंगा बिना लड़े, मतलब डिप्लोमेटिकली। और ये करते भी हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा होता है तो काफी अच्छा करते हैं और नंद को हटा के इनको राज्य में ला जाते हैं। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य बड़े होते हैं, अटैक करते हैं, तो पहले वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो सेंटर में जा रहे होते हैं, मेन पावर्स में अटैक करना चाह रहे होते हैं, सीधा कैपिटल में जाते हैं। तो चाणक्य एक अच्छी स्टोरी से काफी इंस्पायर होते हैं। वो देखते हैं कि एक माँ है, कुटिया के अंदर बैठी है, अपने बच्चे को खाना खिला रही है। तो बच्चा खाना खाता है, सीधा बीच में हाथ डालता है, उसका हाथ जल जाता है। उसकी माँ कहती है कि बीच में ना डालो, साइड से खाओ। तो यहीं से कौटिल्य को आइडिया मिल जाता है कि हमें सीधा पावर में नहीं अटैक करना, हमें पहले बाहर से इन्हें वीक करना है और तब जाके ही अंदर जाना है। तो ये आइडिया था, एक स्टोरी थी कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य की, एक बैकग्राउंड स्टोरी है, काफी फेमस स्टोरी, आप सब जानते ही होंगे। तो मौर्य जो एम्पायर बनता है लगभग 321 बीसीई के आसपास बनता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते होते हैं, जो इनके ग्रैंडसन होते हैं, जो इनके पोते होते हैं, वो अशोका ही होते हैं। इनके पोते का नाम क्या था? अशोका था। और हम सब जानते हैं अशोका प्राचीन भारत के महान राजाओं में से एक है। सबसे ज्यादा महानता में अगर देखा जाए तो अशोका का नाम आएगा, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी बड़ी प्यारी पॉलिसी है। कलिंगा का वॉर करते हैं, हम सब जानते हैं, उड़ीसा में आज कलिंगा है, तो अशोका वहां आक्रमण करते हैं। और उससे पहले अशोका इतने महान नहीं थे। उनका जो मेन उद्देश्य था केवल राज्यों को ही क्या करना था, कैप्चर करना था, कि बस राज्य निर्माण करना है, जीतना ही जीतना है। लेकिन ओडिशा में जब वो एक अटैक करते हैं, कलिंगा का जो वॉर होता है, जो लड़ाई वो युद्ध करते हैं, उसमें बहुत ही लोग मर जाते हैं, इवन बच्चे मर जाते हैं, महिलाएं मर जाती हैं, बूढ़े लोग मर जाते हैं। तो उनका जो दिल है काफी मचल उठता है, इमोशनली काफी वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार ये युद्ध मैंने क्या कर दिया, इतने लोग मर गए हैं, कैसे होगा। तो यहीं से उनका हृदय परिवर्तन होता है और कलिंगा के युद्ध के बाद ही वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। जी हाँ, जो अशोका हैं ये बुद्ध को मानते हैं, बुद्धिज्म के धर्म को अपनाते हैं बाद में चल के। और ये अपनी बेटी जो अशोका है, अपनी बेटी संघमित्रा को, इनकी बेटी का नाम था संघमित्रा, तो ये अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज देते हैं, ताकि जो इनकी बेटी है वो बुद्ध को, जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, जो बौद्धिक धर्म है, इसको और डिस्कवर करे और इसके बारे में जाने। तो ये अपनी बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजते और बुद्धिज्म को अपनाते हैं। और बुद्धिज्म को अपनाने के बाद ही काफी महान राजा के तौर पे आगे आते। धम्मा है एक्चुअली, भी हम चलो उसके बारे में आगे जिक्र हमने करना ही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं
डायनेस्टी बन जाती है और ऐसे करके रूलिंग होता है। अब प्रश्न ये आता है कि हमें इनके बारे में कैसे पता चला। तो एक्चुअली बहुत सारी सोर्सेज हैं, बहुत सारी एविडेंसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो कि हमें मौर्य के बारे में, इस मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं। तो देखते हैं कहां कहां से हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जो है पता चला है। तो चलिए एविडेंसेस को देखते हैं कहां कहां से पता चला है और इसको समझते हैं। हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता कैसे चला? तो देखिए बहुत सारे एविडेंसेस हैं, जैसे हमें स्कल्पचर्स काफी मिले। स्कल्पचर समझते हैं ना, जो बड़े बड़े स्तंभ बनाए होते हैं, इनकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। तो स्कल्पचर्स काफी मिले हैं। अशोका ने बहुत बनाए थे, अभी हम बात करेंगे। अशोका ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के हर जगह अपने पिलर्स बनाए हैं, पत्थरों के पिलर बने। कालसी जगह है उत्तराखंड में, आपने नाम सुना होगा, कालसी है ना। तो कालसी में भी इनका एक बहुत अच्छा अशोक स्तंभ है, मैं कहूंगा एक अच्छा स्टोन पिलर है। अभी हम पढ़ेंगे क्यों बनाते थे, इसका एक कारण भी जानेंगे। तो स्कल्पचर्स काफी मिले हैं। उसके साथ साथ जो चाणक्य हैं वो अपना एक अर्थशास्त्र देते हैं। चाणक्य नीति आपने सुना होगा, है ना। तो चाणक्य जो थे ये अपना अर्थशास्त्र करके एक काम करते हैं, अर्थशास्त्र। और आज के जमाने का बहुत फेमस विषय है इकोनॉमिक्स, जिसको आप पढ़ते हैं। तो चाणक्य इसके ज्ञाता माने जाते हैं। चाणक्य नीति तभी तो हर जगह मानी जाती है। तो चाणक्य अपना अर्थशास्त्र देते हैं, उससे हमें काफी पता चला है मौर्य के बारे में। उसके साथ साथ एक इनके मंत्री थे, बेसिकली एक मंत्री थे जो मौर्य के समय के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे, जिनका नाम था मेगास्थनीज। इनका नाम था मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज ने अपना एक वर्क करते हैं, अपना कार्य देते हैं इंडिका करके। इनकी बुक है एक इंडिका। तो उस इंडिका की बुक से भी काफी हमें मौर्य के बारे में पता चला है। अब प्रश्न ये आता है कि मेगास्थनीज कौन है? नाम भी अजीब सा लग रहा है, भारतीय तो नहीं रहे होंगे, कहीं बाहर के ही थे। और ये मौर्य में क्या कर रहे हैं, भारत में क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये चाणक्य की नीति थी। एक्चुअली क्या हो रहा था, जब मौर्य स्टार्ट हो रहा था, मौर्य का अंपायर जब बन रहा था, तो अलेक्जेंडर जो है, सिकंदर आपने नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर भी भारत की ओर आक्रमण कर रहा था। तो चाणक्य सोचते हैं कि इनसे संधि कर ली जाए, है ना, इनसे कुछ संबंध बना लेते हैं मित्रता के, और सिकंदर की हेल्प लेके नंद को हटा देंगे। तो क्या करती है चाणक्य, बेसिकली जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी शादी करा देते हैं। अलेक्जेंडर की सेना में एक थे जिनका नाम था सेल्यूकस। अलेक्जेंडर की सेना में एक आर्मी में, सेना में एक मंत्री रहे होंगे सेल्यूकस। तो सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करा देते। देखिए चाणक्य का जो दिमाग था हर जगह चलता था। चाणक्य जी को पता था कि नंद काफी पावर में है और अलेक्जेंडर भी भारत में आक्रमण करने आ रहा। इन्होंने क्या सोचा कि अलेक्जेंडर से संधि कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करा दी अलेक्जेंडर की आर्मी में थे सेल्यूकस करके, उनकी बेटी से। अब संबंध स्थापित हो गया, मदद मिल जाएगी। और सेल्यूकस की बेटी से जब इनकी शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो सेल्यूकस कहती है मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज वहीं रहे होंगे उनकी आर्मी में, वो कहते हैं कि जाओ, तुम जाओ, मैंने तो अपनी बेटी दे दी है, शादी करवा दी है, तुम जाओ, और मेरी बेटी का तुमने ख्याल रखना है कि कोई हानि ना हो, उसका तुम देख रेख करने जाओगे। सेल्यूकस भेजते हैं मेगास्थनीज को। तो बोला जाता है, काफी प्रसिद्ध कहावत है, कि जो मेगास्थनीज थे ये दहेज के तौर पे मौर्य डायनेस्टी में आए थे, बोला जाता है ऐसा। तो मेगास्थनीज मौर्य डायनेस्टी में आ जाते हैं और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मंत्री बना देते हैं, और फिर ये अपना काम देते हैं इंडिका। और इंडिका से काफी हमें मौर्य के बारे में जो है पता चलता है। तो ये कुछ एविडेंसेस है। उसके साथ साथ अशोका ने भी काफी कुछ करा। अशोका ने क्या करा, जो इनके पोते थे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे, और ये जो रूल करते हैं लगभग 272 या 268 के आसपास आए थे। और ये जो रूल करते हैं 231 BCE तक आई थिंक करते हैं। और ये अशोका का रूल करने का समय है, अशोका का रूल करने का समय है। और अशोका ही शायद लास्ट के ही रूलर्स थे, एंड देन मौर्य उतना नहीं बढ़ पाता है। तो अशोका ने क्या करा, जब बुद्धिस्ट को अपनाया तो एक मैसेज ये फैलाना चाहते थे, क्योंकि जो मौर्यन डायनेस्टी थी ये भारत में, आप देखेंगे पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है, काफी फैली थी। अब आप देखिए कितनी डाइवर्सिटी है।
अफगानिस्तान के जो हिली एरियाज है ना, जो पहाड़ी इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, ओडिशा का आप एक एरिया देख लीजिए, नदी के पास है। तो भौगोलिक स्तर पे काफी चेंजेस है ना। एक नदी के पास इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है, तो सबको मैनेज करना था। तो अशोका सोचते हैं कि धम्मा को फैलाया जाए। धम्मा क्या है? बेसिकली एक मैसेज है जो क्या कहता है कि आपने अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने धर्म के अलावा बाकी धर्मों के लिए भी सहानुभूति देनी है, बाकी धर्म को भी अपनाना है, एक्सेप्ट करना है, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट देनी है, जो लोग सेवाएं दे रहे हैं उनका भी सम्मान करना है, जनरस रहना है, आपने अच्छा रहना है। अशोका इस धम्मा के मैसेज को फैलाना चाहते थे। और ये जो धम्मा के मैसेज हैं ये अपने स्टोन के पिलर्स में गड़वाते थे कि सब पढ़ें इसे, सब इसका ध्यान रखें। इसलिए आप देखेंगे कि अशोका ने जगह जगह अपने स्टोन पिलर्स बनाए हैं, पत्थरों की मूर्तियां हर जगह आप देखेंगे अशोका ने बनाई है, और उन मूर्तियों में धम्मा के मैसेज दिए हैं ताकि सब इसका ध्यान रखें कि भैया इसे फॉलो करना है। अशोका का मानना था कि ऐसे करके ही जो है अपना राज्य एकजुट हो सकता है, इतना बड़ा साम्राज्य रह सकता है। और इसके लिए, इस चीज को करने के लिए ऑफिसर्स भी आप अपॉइंट करते हैं अशोका, जिनको बोला गया है धम्मा महामत्ता। धम्मा महामत्ता नाम के ही ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करते हैं, जिनका काम यही होता था कि इस मैसेज को पूरे साम्राज्य में फैलाना था। तो ये सारी एविडेंसेस हैं जो हमें मौर्य के बारे में एक आइडिया देती है। लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, बाकी स्टोरी फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एविडेंसेस भी हमने बात कर ली, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने देखना है कि इतने बड़े साम्राज्य को भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिस्सों तक फैला है, कैसे हैंडल करते थे, कैसे मैनेज करते थे, इसका प्रशासन कैसे करते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, जरा इसको हम समझेंगे। अब देखिए, बड़ा विस्तार में था मौर्य साम्राज्य। तो इन्होंने क्या करा, प्रोविंशियल सेंटर्स बना लिए। मतलब एक सेंटर तो था ही, है ना, हमने बात करी थी, एक सेंटर तो था ही, जो राजधानी है वो तो थी ही, है ना, कैपिटल सिटी तो थी ही, जिसका नाम था पाटलिपुत्र, वो तो था ही। इसके साथ साथ और भी ये कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स बना लेते हैं, 4-5 कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, वहां पे प्रोविंशियल सेंटर्स बना लेते हैं। जैसे तक्षशिला में इनका एक सेंटर बनता है, तोशाली में इनका एक सेंटर बनता है। तक्षशिला आप पता है ना, जम्मू का एरिया, आई थिंक नॉर्थन भारत का एरिया है, वहां पे तक्षशिला है। तोशाली में भी अपना सेंटर बना देते हैं। उज्जैनी में भी इनका एक सेंटर बन जाता है। उज्जैनी कहाँ पे है? ये सेंट्रल इंडिया, गुजरात के थोड़ा ऊपर है, उज्जैनी करके एक प्लेस है, तो वहां पे भी इनका एक सेंटर आ जाता है। और साउथ में सुवर्णगिरी, कर्नाटका में है सुवर्णगिरी, कर्नाटका में है सुवर्णगिरी करके, वहां पे भी इनका सेंटर आ जाता है। अब एक चीज नोटिस करें, इनके जो ये सेंटर्स बनते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह सारे बना दिए, पूरे वहां पे फैला दिए। जैसे जम्मू के आसपास नॉर्थन एरिया में ये आ गया, और कहा कर्नाटका, एक सेंटर जम्मू में बना दिया, एक सेंटर साउथ में कर्नाटका में बना दिया सुवर्णगिरी, एक बीच में बना दिया उज्जैनी। तो हर चीज प्लान करके चली जाती थी, और ऐसे नहीं जहां मन करा वहां बना दिया, नहीं, इनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता था। प्रॉपरली ट्रेड को समझना था, व्यापार ढंग से हो जाए रास्तों में, और जो सेंटर भी बनाए रास्तों में बनाए, व्यापारिक जो रूट्स होते थे वहां पे बनाए, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप ही बढ़ी। और ये रूट्स में है ना, जो रिवर के रूट्स हैं, लैंड रूट्स हैं, वहां पे भी मदद करते थे मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाने में। तो ये सारी जगह इनके सेंटर्स आ जाती हैं, तक्षशिला, तोशाली, उज्जैनी, सुवर्णगिरी। और सुवर्णगिरी को तो गोल्डन माउंटेन कहा जाता है, स्वर्ण का पर्वत कहा जाता है, गोल्डन माउंटेन इसे बोला जाता है, क्योंकि सुवर्णगिरी जो कर्नाटका में है, वहां पे गोल्ड काफी था, इसलिए इनका एक सेंटर सुवर्णगिरी बना, ताकि सोना मिल सके, राज्य को चलाया जा सके। तो हर चीज देखिए कितनी प्रॉपरली प्लान होती थी। अब एक यहाँ से प्रॉब्लम सामने आ गई कि जैसे, अच्छा, ये प्रोविंशियल जो सेंटर्स थे, इनका क्या काम होता था? मतलब मेन जो पावर है वो तो राजधानी में थी, और इन एरियाज में मेन पावर होती थी, यहीं से बाकी चीजें रूल होती थी। जैसे उज्जैनी के आसपास का एरिया वो संभालेगा, सुवर्णगिरी के आसपास का एरिया वहां पे संभाला जाएगा, तक्षशिला के आसपास का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसा कुछ वहां संभलेगा। तो ये कुछ इनका एक प्लानिंग होता था। अब हर चीज की देखरेख करनी भी जरूरी थी। आपने पावर तो दे दी, लेकिन क्या पावर सही से मैनेज हो रही है? तो इसके लिए जो राजा था वो अपने पाटलिपुत्र से सेंटर्स एंड एरियाज में जाता था। अब लेकिन जब जाया जाता था, उस समय एरोप्लेन तो था नहीं भैया, बैठे 10 मिनट में पहुंच गए। तो अगर महीने नहीं तो हफ्ते लग जाते थे पहुंचने में। अब हफ्तों का सफर है, बीच में आक्रमण भी हो सकता था,
बाकी राज्य भी तो है, केवल मगध थोड़ना है, बाकी 15 राज्य भी तो है, वो भी अटैक कर सकते थे। इसलिए आर्मी को मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था कि भाई आर्मी को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। भाई अटैक कर देगा, हमारा सम्राट ही नहीं रहेगा तो किस बात का साम्राज्य। तो आर्मी को मेंटेन काफी करा गया। आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो मगस्थनीज साहब थे, मगस्थनीज जिनकी मैं बात अभी कर रहा था, तो मगस्थनीज साहब एक कमेटी बना लेते हैं, एक कमेटी बना लेते हैं जो आर्मी की देख रेख करेगी। और इस कमेटी में 6 सब कमिटीज वो बना लेते हैं, 6 पार्ट्स इसके बना लेते हैं। जैसे पहली जो कमेटी है वो नेवी को देखेगी, जल सेना को देखेगी। दूसरी जो कमेटी है वो प्रोविजंस, आर्मी के जितना भी खाना की व्यवस्था करना है, जाना है तो कैसे जाना है, रूट क्या होना चाहिए, ये सब प्रोविजंस कौन देखेगा, सेकंड कमेटी देखेगी। इसका काम काफी बर्डन का होता था। तीसरा जो थी वो फुट सोल्जर्स की थी, कि जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं, जो जमीनी सैनिक है, उनका भी ध्यान रखना है, उसके लिए कमेटी बना ली। एक कमेटी बनाई इन्होंने अपने हॉर्सेस के लिए, कि घोड़ों का देख रेख रखना है। एक कमेटी बनाई चैरियट्स के लिए, जो रथ होता है उसको देखना है। एक कमेटी बनाई एलिफेंट्स के लिए, हाथियों की भी देख रेख करनी है, कैसे जंगलों से लेना है, कैसे उसका खाना करना है, ये सब करना है। तो ऐसी कमेटी मगस्थनीज बना लेते हैं और इस प्रकार से आर्मी को संभाला जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद की कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।